लड़ाई, धरना भले ही उठ गया हो, लड़ाई खत्म नहीं होगी, हम इसको दोबारा शुरू करेंगे और आखिर तक लड़ेंगे। इतना बड़ा शांतिपूर्ण आंदोलन किसानों का पूरी दुनिया में कहीं नहीं हुआ जैसा ये आंदोलन हुआ। पर इसके बावजूद 700 किसान मरे हैं, 700। चिड़ी कुतिया भी मरती है तो दिल्ली से शोक संदेश जाता है उसके लिए भी, लेकिन 700 किसान मर गए। दिल्ली वालों ने उनके लिए कुछ नहीं कहा और कुछ नहीं किया। तो ये घाव लेके हम कब तक जिएंगे? हम लड़ेंगे और अपने शहीदों का बदला लेंगे। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अगली लड़ाई के लिए तैयार हो जाइए। आपस में जो फूट है, एक दूसरे के खिलाफ हो जाते हो छोटी छोटी चीजों पे, उस पे मिट्टी डालना और किसानों के सवाल पे इकट्ठा रहना। दूसरी चीज मैं निवेदन करना चाहता हूँ, यहाँ बहनें काफी आई हैं, हम तो इनको पैदा भी नहीं होने देना चाहते, लड़कियों को। हमारा बस चले तो ये पैदा भी नहीं हो, लेकिन जब ये पैदा होती हैं तो ये बहुत दूर तक जाती हैं। मैं गवर्नर था बिहार में, फिर उड़ीसा में, फिर कश्मीर में, फिर अब मेघालय में हूँ, तो सब जगह मुझको उसके लिए बुलाया जाता है, कॉन्वोकेशन के लिए। उसमें जब मैं जाता हूँ तो पता चलता है कि 29 स्वर्ण पदक हैं, 29 में 20 लड़कियों के हैं और 9 लड़कों के हैं, ये नंबर रहता है। तो मैंने एक जगह लड़कों को कहा कि भाई कुछ शर्म कर लो, तुम तो रोटी भी नहीं बनाना जानते, सारे तो मेडल ये ला रही हैं, कुश्ती का ये ला रही हैं, कबड्डी का ये ला रही हैं और बॉक्सिंग का ये ला रही हैं, टेनिस का ये ला रही है, तुम क्या कर रहे हो? तो उनकी समझ में ये बात अभी नहीं आई है, लेकिन अगर नहीं मानेंगे तो बर्बाद हो जाएंगे। अब वो तो छोटी सी उम्र में नशे की तरफ चल पड़ते हैं और बर्बाद हो। यहाँ तो बहुत बुरा हाल है, यहाँ और पंजाब में। मैं कहना चाहूंगा बुजुर्गों से कि शाम को बेटी से तो पूछते हो कहाँ से आई है, लड़के से नहीं पूछते कहाँ से आया है। उसको सख्ती के साथ इस नशे की बीमारी से निकालिए, नहीं तो बर्बाद, पूरी पीढ़ी बर्बाद हो जाएगी। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि ये जो बच्चियां हैं, इनको ना तो दहेज ताकत देगा, ना इनकी ससुराल ताकत देगी। इनका एम्पावरमेंट सिर्फ और सिर्फ तालीम करती है। अमेरिका की एक फॉरेन सेक्रेटरी थी जिसका नाम था कोंडालीजा राइस, देखने में बहुत साधारण, लेकिन पढ़ाई की वजह से वो बन गई वहां की फॉरेन सेक्रेटरी। तो लीबिया का जो तानाशाह था गद्दाफी, जब वो मारा गया तो बागी लोग उसके दफ्तर में घुस गए और उनको एक डायरी मिलती है। उस डायरी में गद्दाफी ने लिखा कि मुझे सबसे ज्यादा मजा तब आता है जब मैं देखता हूं कि लिटिल कोंडी यानी छोटी सी कोंडालीजा राइस अरब शेखों को धमका रही है। तो तालीम थी जिसने उसको ये ताकत दी थी कि वो अरब शेखों को धमका रही थी, चूंकि वो अमेरिका की फॉरेन सेक्रेटरी। तो इसी तरह से तालीम है जो आपको और हमारी बच्चियों को ये ताकत देगी कि वो बड़े से बड़े लोगों को धमका सके। दूसरे जो दहेज प्रथा है, नशा है, इन सब से पिंड छुड़ाइए। एक एक मेरे यहाँ तो ऐसा हो गया है और हरियाणा में और वेस्टर्न यूपी में कि बूढ़ा मर जाएगा तो 40 गांव की चिट्ठी फाड़ेंगे। भाई क्या हो गया? 40 गांव को खाना खिला के तुम्हारा बुढ़ा सूरजमल हो जाएगा, वो बर्बाद हो जाएगा जिसका बुढ़ा मरा, लेकिन 40 गांव खाना खिलवाते हैं। तो ये इन चीजों से छूटिए, दहेज से छूटिए। और ये जो बड़े बड़े घर, यहाँ भी मुझे किसी ने बताया खेती बहुत अच्छी है, सब कुछ है, लेकिन 2 आदमी है और घर बना रखा पूरे 1 एकड़ में। मैं गवर्नर बनने से पहले एमपी रह लिया था, एमएलए रह लिया था, मिनिस्टर रह लिया था, लेकिन दिल्ली में 1.5 कमरे के मकान में रहता। ये मकान कुछ नहीं जोड़ता आप में। मकान के बाद यही होता है कि आपके ईडी पहुंच जाएगी, इनकम टैक्स पहुंच जाएगा। ये पैसा अपने बच्चों की तालीम पे खर्चा करिए, बच्चियों की तालीम पे खर्चा करिए और उनको आगे बढ़ाइए। मैं इसमें बहुत ज्यादा लंबा हो गया। दूसरी बात मैं एक कहना चाहता हूँ, ये जो हमारा सिख समाज है, ये भारत का गौरव है, ये हिंदुस्तान की पाग है, पगड़ी। मैं जब ये लाल किले पे लड़के चढ़ गए थे और उनके खिलाफ मुकदमे हुए 26 जनवरी को और उनको देशद्रोही कहा गया, तो मैंने किसान संगठन, किसान संघर्ष समिति वालों को कहा कि तुम डूब मरो, तुमसे जवाब नहीं दिया जाता। नहीं दिया जाता तो मैं बताता हूँ। लाल किले पे उन्होंने वहां झंडा नहीं फहराया था जहां प्रधानमंत्री फहराते हैं, वहां तो वही झंडा था जो प्रधानमंत्री ने फहराया। ये तो
तो निशान साहब था जो एक अलग उसके ऊपर फहरा दिया। पर मैं एक बात पूछना चाहता हूं और ये सबसे पूछना चाहता हूं कि जिनके गुरु लाल किले के दरवाजे पे जिनका सर काटा गया हो गुरु तेग बहादुर का, उसकी औलाद को भी ये हक नहीं है कि वो लाल किले पे झंडा फहराए। अगर वहां झंडा फहराने का किसी को हक है तो वो सिख नौजवानों को है। उसके बाद भी आपके जस्सा सिंह आलूवालिया तो घुस गए थे लाल किले में, जाके सिंहासन पे बैठ गए थे और बादशाह रो रहा था, अंदर जनाने में चला गया था और पूछवा रहा था साहब क्या करूं। तो चाहते तो वहीं रह सकते थे, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, तुमने बहुत पाप किए, मेरे गुरुद्वारों की मरम्मत का खर्चा दो, ये दो वो दो, और मैं जा रहा हूं, मुझे राज नहीं करना, मैं तो ये बताने आया था कि तुमको जब चाहूं हटा सकता हूं। तो ये सिख कौम इतनी ताकतवर है और इतनी ताकतवर थी कि उसके बच्चों को लाल किले पे जाने का हक है। यही हमारा हाल है। हमारी बिरादरी में चौधरी चरण सिंह जी हुए, उनको मैं जब वो लोकदल बना तो मैं और बागड़ी जी गए चौधरी देवीलाल जी के यहाँ, उनसे हमारे बहुत अच्छे संबंध थे। मैंने कहा चौधरी साहब आप चरण सिंह जी के साथ आओ, तो चौधरी साहब ने कहा अरे छोड़ो क्या पार्टी है तुम्हारी, चले गए हम। इसी बीच भिवानी में एक माँ और बेटे को, ठाकुर थे वो लड़का और उसकी माँ, उनको नग्न करके एक कोठरी में पुलिस ने बंद कर दिया। हमने चौधरी साहब से कहा कि हम इसके खिलाफ एक बड़ी मीटिंग करेंगे, आप आइए। उन्होंने सहमति दे दी। बंसीलाल जी ने बयान दिया कि अगर वो आए तो मैंने जेलें पुतवा रखी हैं और मैं उठा के बंद कर दूं। खैर हम गए, 50,000 का मजमा, उसमें 10,000 पुलिस थी और 50,000 आदमी। मैंने बागड़ी जी को कहा कि स्टेज पे चलिए और सबसे पहले मुझे आप माइक दे दीजिए। मैं तभी एमएलए चुना गया था बागपत से। मैंने कहा कि जो आए थे लोग, मैं कहा देखो एक बात सुनो, तुम इससे डर रहे हो जो बिना मिसेस गांधी की तरफ देखे पेशाब करने नहीं जाता है। हम उसको लेके आए हैं जिसने जवाहरलाल का हाथ पकड़ लिया था कि मैं कोऑपरेटिव फार्मिंग नहीं होने दूंगा, किसानों की जमीन नहीं जाने दूंगा, जिसका नाम चरण सिंह। हमारा साथ दे दो, हम 6 महीने में उसको लाल किले पे चढ़ा देंगे। आप यकीन करिए पूरी भीड़ स्टेज के पास जय जयकार करती हुई चली आई और चौधरी साहब ने मेरे कान में कहा कि बेटा कुछ मत करो, पूरे हरियाणा में ये लाल किले वाला बोलते चले जाओ, तुम्हारी पार्टी बन जाएगी। और हमने वही किया। साल भर बाद वो लाल किले पे चढ़ भी गए। तो लाल किले पे चढ़ने का हमारा हक है, सिख भाइयों का हक है, किसानों का हक है, नरेंद्र मोदी जी का तो प्रधानमंत्री होने के नाते हक है, वैसे नहीं है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि हमको अपने समाज के बलिदान याद रखने हैं, उनकी जो महानता और बड़प्पन है उसको याद रखना है, उसको लोगों तक फैलाना है और उसके आधार पे हमको आगे बढ़ना है। मैं ये जो न्यूनतम समर्थक मूल्य है, ये जवाहरलाल नेहरू जी के जमाने में पास हुआ था नागपुर अधिवेशन में, और इसमें ये हुआ था कि इससे कम जब दाम गिरेगा तो सरकार दखल करेगी और उसमें सरकार खरीद करेगी। लेकिन आज तो दिल्ली में ये भी देने का इरादा नहीं है। और कारण ये है कि प्रधानमंत्री के एक दोस्त हैं अडानी, उसने 500 एकड़ में गोदाम बना लिए हैं पानीपत जिले में। वो सस्ता खरीदेगा और महंगा बेचेगा, लेकिन ये हम होने नहीं देंगे। मैं आपको बता रहा हूं, अगर ऐसा हुआ तो अडानी के गोदाम जल जाएंगे। जैसे पंजाब में अंबानी के खंबे जल गए, ऐसे अडानी के गोदाम जल जाएंगे। लेकिन किसानों को फसल का दाम देना पड़ेगा और मैं श्योर हूं कि ये देंगे, इसके बिना काम चलने वाला नहीं है। लेकिन एक झटका अगर लगाना पड़े तो उसके लिए तैयार रहिएगा। एक झटका और लगाना पड़ सकता है दिल्ली में। और कल आप अखबार में पढ़ते होंगे, प्रधानमंत्री जी बड़ी शान से कहते हैं कि हम सारी दुनिया को गेहूं दे सकते हैं। अरे भाई गेहूं तो दे सकते हो, पर तुम्हारे पिताजी का है गेहूं? गेहूं जिन्होंने पैदा किया है उनको तो तुम दाम नहीं दे रहे हो, और सारी दुनिया में तुम गेहूं भेज सकते हो। जिसने पैदा किया है उसे पहले दाम दे दो, फिर कहीं भेजो। तो जब तक फसल का दाम नहीं मिलेगा हमारी लड़ाई खत्म। हमारा धरना उठा है, सिर्फ लड़ाई खत्म नहीं हुई। लड़ाई वहीं की वहीं है जहां थी। और मैं पंजाब के लोगों से खास तौर से कहूंगा कि आप हरियाणा, वेस्टर्न यूपी, हमारे यहाँ चुनाव के नतीजे को देख के डिमोरलाइज मत हो जाइएगा। एक एक गांव में इनके मंत्री कई कई किलोमीटर दौड़ाए हैं लोगों ने। तो मैं आप लोगों से यही कहूंगा कि एकता रखिए, एक दूसरे का साथ दीजिए,
और मैं जब प्रधानमंत्री जी से मिलने गया, जो मुझे नहीं बताना चाहिए पर मैं बता ही देता हूं, तो मैंने उनको कहा कि साहब इनको किसी तरह ले दे के निपटा दें। कहने लगे यार चले जाएंगे उठ के। मैं कहा साहब ये तब जाएंगे जब आप चले जाओगे, ये आपसे पहले नहीं जाने वाले। आप इनको जानते नहीं हो, मैं जानता हूं। ये वो हैं जिनके गुरुओं ने अपने बच्चों के सर कटा दिए थे पर समझौता नहीं किया, तो इनसे कुछ बातचीत करके इसको निपटा ली। और इसके अलावा ये जो हमारे वाले हैं चौधरी लोग बागपत बड़ौत के, ये तो अंग्रेज से नहीं डरे, गुरु महाराज मुगलों से नहीं डरे, तो इनको क्या डराते हो? ये नहीं डरेंगे, ये लड़ेंगे और इनसे लड़िए मत। मैंने कहा कि आप दो काम मत करना, इन पे बल प्रयोग मत करना और इनको खाली हाथ मत भेजना, कुछ ना कुछ दे के टरका दो, टला दो, तो उसी में आपकी खैरियत। खैर वो बात उनकी समझ में उस वक्त नहीं आई, जो बाद में आई। अब तो वो आजकल तो गुरुद्वारों में भी जाते हैं। एक शेर है खुमार बाराबंकी का कि मैं कयामत यकीनन करीब आ गई है, खुमार अब तो मस्जिद में जाने लगे हैं, अब तो मोदी जी गुरुद्वारों में जाने लगे। वजह वही है जो मैंने उन्हें समझाई कि ये छोड़ते नहीं हैं, भूलते नहीं। मैं उन्हें बताया कि जब मिसेस गांधी ने अकाल तख्त तोड़ा तो उसके बाद उन्होंने अपने फार्म हाउस पे एक यज्ञ करवाया जिसको महामृत्युंजय का यज्ञ बोलते हैं। तो अरुण नेहरू मेरे दोस्त थे, उनके भतीजे थे। अरुण नेहरू ने मिसेस गांधी से कहा कि फूफी आप तो ये सब नहीं मानती थी, तो उसने कहा बेटे तुम्हें पता नहीं है, इनके स्वर्ण मंदिर को जिसने छुआ है वो धरती पे नहीं है, उसको छोड़ते नहीं है, ये मुझे मारेंगे। उनको अंदाजा था और वो हुआ। जनरल वैद्य मारा गया, जलियांवाले बाग में जिसने गोली चलाई थी वो जनरल डायर मारा गया। तो इनसे बचने वाला कोई नहीं है, ये उनकी समझ में आ गया। तब ये कानून वापस हुए। अब ये एमएसपी वाला है, इसको भी हम ये एमएसपी की जो बीमारी है मेरी पैदा की। मैं बीजेपी का घोषणा पत्र लिख रहा था 3 साल पहले, तो उसमें मैंने स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट मानी जाए ये लिख दिया। और लिख के मैंने राजस्थान के हमारे एक नेता थे जो अब नहीं रहे, सांवरलाल जाट थे, उन्हें मैंने कहा कि साहब मैं ये लिख रहा हूं और इसको ये बीजेपी वाले मानेंगे नहीं। तो उसने कहा मलिक साहब ये कलम रोज नहीं मिलती है, आज आपको मिली हुई है, आप लिख दो, मनवा तो हमारे लोग लेंगे सड़कों पे बैठ के। और वही हुआ। उसके बाद देश में जहां भी कोई किसान आंदोलन हुआ, हर किसान आंदोलन में ये मांग हुई कि स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट लागू करी जाए। इसी तरह से ये एमएसपी वाली बात भी लोग करा लेंगे, मुझे कोई शुबा नहीं है, पर आप तैयार रहिए कि इसके लिए लड़ना पड़ सकता है। ये हमारी लड़ाई का मूल आधार है। तो मैं बहुत समय ले लिया आप लोगों का, यही कहना चाहता हूं कि मैं तो अभी रिटायर हो जाऊंगा अक्टूबर में, उसके बाद मैं पूरे देश में घूमूंगा और यही कहता हुआ घूमूंगा कि खड़े हो जाओ। और ये आज की लड़ाई नहीं, ये तो भगत सिंह के चाचा की छेड़ी हुई, जिसने मंडी में गाया था खड़े होके के पगड़ी संभाल जट्टा तेरा लुट गया माल रे। तो वो लड़ाई अधूरी है, अभी इसको हम लड़ेंगे और कामयाबी की हद तक पहुंचाएंगे। मैं पंजाब में एक मीटिंग में एक बार गया और मैंने जब किसानों को ये समझाया कि ये ऐसे ऐसे हो रहा है, तो एक बुजुर्ग ने कहा कि बताओ मत, हम तो इसी में उथल पुथल हो रहे हैं। अगर हमें ये पता चल गया कि हमारा शोषण किस तरह से हो रहा है तो हम जिंदा भी नहीं रह पाएंगे। तो इस हालत में किसान थे, तो वो अपना जो ये जिसको कहते हैं एमएसपी का सवाल लेके दिल्ली के बॉर्डर पे बैठ गए थे। उस आंदोलन का एक बड़ा फायदा ये हुआ कि उसमें गैर सिख और सिख किसान पहली बार एक हो गए, पहली बार इनमें एकता आ गई और एक दूसरे को समझ गए। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से मिलने गया इस सिलसिले में, मैंने उन्हें कहा साहब ये इतने दिनों से पड़े हैं और इनको आप सिर्फ किसान मत समझना, ये 40-40 गांव के चौधरी हैं और वहां ना कोई बाथरूम है, ना नहाने का है, ना धोने का है, तो इनको कुछ ले दे के निपटा दो। तो उन्होंने कहा चले जाएंगे। मैंने कहा नहीं जाएंगे नहीं, ये तब जाएंगे जब आप चले जाओ, ये आपसे पहले नहीं जाने वाले। आपने गलत लोगों को छेड़ लिया। सिखों के तो सम्मानीय गुरुजी ने 4 बच्चे अपने मरवा दिए थे लेकिन समझौता नहीं किया था। ये तो अपनी बात के इतने धनी हैं कि यहाँ डटेंगे। आप कुछ ले दे के एक तो 2 काम मत करना, इनके ऊपर बल प्रयोग मत करना और दूसरे इनको खाली हाथ मत भेजना। खैर